Hello, dear students. Welcome to Parvez Engineer. Was the RENEET 2026 chemistry paper easier than the original exam, or did it surprise students? Let us completely analyze this paper and check its difficulty level. So, question number 45. Question number 45 क्या है? Question number 45 हमें बताता है कि एक आइडियल गैस है और ये आइडियल गैस जो है इट इज़ मेरे पास पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स और हर किसी मॉलिक्यूल की 3 ट्रांसलेशनल 3 रोटेशनल एंड एफ नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स होते हैं। अगर रेशो ऑफ हीट कैपेसिटीज है 8/7, CP/CV इज 8/7, देन यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एफ। सो अगर ये क्वेश्चन देखा जाए, दिस इज द हार्ट ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स। इसमें 3 कंसेप्ट लाए गए हैं, एक हीट कैपेसिटीज, नंबर 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एंड नंबर 3 अबाउट द काइनेटिक थ्योरी ऑफ द गैसेस। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, ऑलरेडी हमें दिया गया है कि मॉलिक्यूल इज हैविंग 3 ट्रांसलेशनल मोड्स ऑफ फ्रीडम एंड 3 रोटेशनल मोड्स ऑफ फ्रीडम। और जब हम वाइब्रेशनल मोड्स की बात करेंगे, लेट अस सपोज आई विल राइट डाउन एफ वाइब्रेशनल मोड्स, बट इट वुड बी ट्वाइस एफ। व्हाई ट्वाइस एफ? बिकॉज ईच वाइब्रेशनल मोड कंट्रीब्यूट्स 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। व्हाई इट कंट्रीब्यूट्स 2 डिग्रीज ऑफ freedom? Why it is so? Because a vibrational mode has both kinetic and potential energy components. That is why it contributes 2 degrees of freedom. Clear? Now, how many will be total degrees of freedom? It would be 3 plus 3, it would be 6 plus twice of F. What is F? The vibrational modes of freedom. Clear? So, if I am finding this total modes of freedom, I can find out the vibrational modes of freedom. We know as per equation, gamma is equivalent to total modes of freedom plus 2 divided by total modes of freedom. So, from this equation, we know that gamma is CP/CV. So, CP/CV is equal to 1 plus 2 by TF. This TF will go, it would be 1 plus 2 by TF. So CP/CV is 8/7. 1 अगर हम यहाँ पे लाएंगे तो it would be -1, it would be 2 by TF. तो ये कितना आएगा? ये आएगा 1/7 is equal to 2 by TF. सो TF हमारा क्या आएगा? TF विल बी 14. सो टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने हैं मॉलिक्यूल के? 14 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। सो यानी इस रिलेशन में अगर हम इस वैल्यू को सबस्टिट्यूट करेंगे, हम राइट डाउन करेंगे 14 इज इक्वल टू 6 प्लस ट्वाइस ऑफ एफ। सो इट वुड बी ट्वाइस ऑफ एफ इज इक्वल टू 8 और एफ विल बी 8/2, इट वुड बी इक्वल टू 4. सो 4 मोड वाइब्रेशनल मोड्स इसके हो गए इस मॉलिक्यूल के। सो द आंसर विल बी 1, पार्ट 1. ओके, क्लियर? सो नाउ लेट अस गो फॉर द क्वेश्चन सेकंड। यहाँ पे आपको रिएक्शन दी गई है, बेंजीन रिंग को एसिटाइल क्लोराइड AlCl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एंड सोडियम हाइपोक्लोराइड डाला गया है एंड यू आर गेटिंग P+Q। 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं आपको नीचे एंड यू हैव टू फाइंड आउट विच वन इज करेक्ट। यहाँ पे हम स्टार्ट आउट करेंगे इस रिएक्शन को। अगर हम जाएंगे, हमें पता है कि ये जो रिएक्शन है बेंजीन है, ठीक है। इस बेंजीन को क्या डाला गया है? इस बेंजीन को एसिटाइल क्लोराइड डाला गया है, मीन्स दैट एसिटाइलेशन विल हैपन एंड यू विल गेट एन S2 फिनोन। क्लियर? और S2 फिनोन जब आपको मिलेगा तो यू आर एडिंग इट सोडियम हाइपोक्लोराइड। ये सोडियम हाइपोक्लोराइड जो है एक्चुअली कहाँ से आता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड ओब्लिक Cl2, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस Cl2 जब आप मिलाओगे तो यू विल गेट सोडियम हाइपोक्लोराइड। तो इससे आपको एक समझ में आएगा, यू आर हैविंग a ketone and you are adding to it the reagent sodium hydroxide and Cl2. That means it's a haloform reaction. And what will happen? This S2 phenol on reacting with sodium hypochlorite, it will form sodium benzoate, okay, plus it will form chloroform, okay, CHCl3. Now let us suppose one is P and another is Q. Now you have to find out if P is sodium salt of carboxylic acid. चलो ठीक है, P is sodium salt of carboxylic acid. Q is a primary alcohol. लेकिन Q तो हमारे पास यहाँ पे क्लोरोफॉर्म है. It means this is wrong. Second, P and Q are aromatic compounds. नहीं, P अगर aromatic है तो Q हमारा aromatic नहीं है. Third one, if P gives carboxylic एसिड ऑन एसिडिफिकेशन, यस, अगर हम सोडियम बेंजोएट को एसिडिफिकेशन करेंगे तो इट विल गिव अस बेंजोइक एसिड, डेफिनेटली इट विल गिव अस बेंजोइक एसिड। क्लियर? तो ये वाला तो करेक्ट है। क्यों गिव्स अ पॉइजनस गैस ऑन एक्सपोजर टू आयर एंड लाइट? क्लोरोफॉर्म को जब हम आयर और लाइट एक्सपोज करेंगे टुवर्ड्स आयर एंड लाइट, यस, इट इज़ फार्मिंग अ फॉस्जीन गैस। जैसे कि मैं यहाँ पे राइट डाउन करूँगा Cl और ये है क्लोरोफॉर्म। इसको अगर मैं ऑक्सीजन डालूंगा in presence of air, what it does, it forms a phosgene gas. It forms a
phosgene gas. So this is a phosgene gas. So means it is highly poisonous. Means the third one is option is the correct. P and Q are carbonyl compounds. No one is a carbonyl compound. So that means third option is the correct option. Now let us go for the third question. है दो statements आपको दिए गए हैं. एक है tris oxalatoferrate third is chiral. Surely it is chiral. Okay. And second is statement is trans diaqua bis oxalatochromium third is chiral. No, it is not chiral. Statement first is correct, but statement second is incorrect. So mean is that which option will be correct? Third option. तो यहाँ पे मैं इसको understand करूँगा आपको ये question. See here, I can show you. So what is this tris oxalatoferrate third? तो यहाँ पे अगर मैं iron लूँगा, okay. This is oxygen, and this is oxalate ion. Clear? यहाँ पे दूसरा oxalate ion होगा इसी तरह. Okay. And now would be the third one, third oxalate ion. Okay. So अगर आप यहाँ पे मिरर रखोगे, यहाँ पे इसका जो मिरर इमेज होगी, दैट मिरर इमेज विल बी नॉन सुपर इम्पोजिबल on this molecule. So means that these two will represent the enantiomers, and hence this molecule will be chiral. Clear? But what about this second one molecule? If you are taking this molecule, there is OH2, there is OH2, and now you are having what? You are having two oxalate groups. You are having two oxalate groups, here one, here second, and then you are having a mirror in between. और अगर आप देखोगे यहाँ पे जो ये इसकी mirror image बनेगी, that would be completely a superimposable mirror image. Means that it would not be chiral. So इसका मतलब है statement first is correct, but statement second is incorrect. Now question number 48. The following carbocation is stabilized by the interaction of the MPT-P orbital with. तो यहाँ पे आपको पता है कार्बोकैटायन है तो एक MPT-P ऑर्बिटल होता है. तो ये MPT-P ऑर्बिटल जो है ये कैसे स्टेबलाइज होता है. ये क्वेश्चन जो है ये पूछा गया है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, फ्रॉम द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायंस. द आंसर वुड बी फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, फिल्ड सिग्मा एंड फिल्ड पाई ऑर्बिटल. सी हियर, अगर मैं यहाँ पे ये बेंजीन रिंग लूँगा, क्लियर. सो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है. क्लियर. सो आपको पता ही है यहाँ पे आपको अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल होता है, दिस इज वैकेंट. एंड ये जो है ये कैसे स्टेबलाइज होता है, एक तो इसको ये बेंजीन रिंग स्टेबलाइज करती है बाय डिलोकलाइजेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन्स, एंड दिस विद रिजल्ट व्हेन देयर ऑकर्स डिलोकलाइजेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन, दिस पॉजिटिव चार्ज गेट्स डिस्पर्स्ड and stabilizes the carbocation. So means that it is stabilized by the filled pi orbitals of the benzene ring, and on this side it will be stabilized by what? By hyperconjugation effect. Okay. तो यहाँ पे अगर मैं let us suppose twice CH2 और एक H bond यहाँ पे रखूँगा, and it would be formed of two electrons, and hydrogen means that it would contain sp3 hybrid orbital filled with the two electrons, and there will be interaction of this orbital MPT orbital and the filled sigma orbital of the CH bond, and will result in stabilization. So means that it will be stabilized by filled sigma and filled pi orbitals. एक तरफ से रेजोनेंस इफेक्ट इसको स्टेबलाइज करेगा, दूसरे तरफ से हाइपर कंजुगेशन इसको स्टेबलाइज करेगा. So means that the first option is the correct option. In potash alum, the ratio of potassium and sulfate ions is. तो potash alum पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि इसकी फार्मूला क्या है. It is K2SO4 into Al2SO4 whole thrice into 24 times water. क्लियर. तो ये है पोटैश अलम. इसको हम ऐसे भी राइट डाउन कर सकते हैं K2Al2SO4 whole 4 into 24 times water. ओके. सो अगर हम देखेंगे यहाँ पे रेशो ऑफ पोटेशियम इज टू सल्फेट जो है वो है 2:4. सो दैट वुड बी 1:2. तो आंसर विल बी 1:2. क्लियर. या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं. इसको अगर हम लिखेंगे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्म. इट विल बी KAlSO4 whole twice into 12 times वाटर, यानी इसका मैंने हाफ लिया है.
तो अगर हम यहाँ पे भी देखेंगे K पॉजिटिव इज टू SO4, इट वुड बी K पॉजिटिव इज टू SO4, जो नेगेटिव का रेशो जो है वो है 1:2. ओके, सो 1:2 इज द आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 50. अगर हम क्वेश्चन नंबर 50 की बात करेंगे यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 50 क्या है? द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द पेप्टाइड्स एंड द प्रोटीन्स इज. टर्शरी क्या है? टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स हैज़ 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स. टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स जो होता है उसमें 2 या 2 से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं. नहीं, इट इज़ नॉट ट्रू. देयर इज़ अ सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन एंड दैट गेट फोल्डेड अप. ओके, सो देयर आर नॉट 2 or more polypeptide chains. 2 or more polypeptide chains are only in case of quaternary structure of a protein. So this is wrong. So first option is incorrect. So what about the second? Only the proteins, okay, only the proteins having quaternary structure are biologically active. No, it is wrong. There are proteins which are having a tertiary structure but they are biologically active. Like actin proteins अगर हम लेंगे, they are biologically active. So means that this is also wrong. Third one, in beta pleated sheet structure, peptide chains are held together by intermolecular hydrogen bonds. It is the correct point. So third one is the correct option. ये जो बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर प्रोटीन्स का होता है, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स होता है. इसमें क्या होता है? इसमें जो ये पेप्टाइड चेन्स है ये स्ट्रेचड आउट हुए होते हैं और पैरेलल रहते हैं. विद रिजल्ट देयर हैपन्स टू बी फॉर्मेशन ऑफ इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, एंड व्हेन देयर आर इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स देयर सेकेंडरी स्ट्रक्चर गेट स्टेबलाइज्ड. क्लियर? तो इट इज ओके. व्हाट अबाउट द फोर्थ ऑप्शन? इन अल्फा हेलाइसिस the polypeptide chain is twisted into a left-hand secreve through intramolecular hydrogen bond. It is incorrect. This is also, alpha helix is also a secondary structure of a protein, but alpha means right. So means that the polypeptide chain is right-handed secreve, but it is written here left-handed secreve. So that means it is wrong. So third is the correct option. Clear? Now, very controversial question, I may say here. Question number 50. It is from the scientific notations, basic concepts of chemistry, first unit of the 11th class. क्या बताया गया है? 2 नंबर्स आपको दिया गया है. कौन कौन? 17.0145 एंड 21.0235. आपको ये 5 ड्रॉप करना है एंड यू अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डिसमिल्स आपको वर्ड्स राइट डाउन करने हैं. सी, देयर इज़ अ रूल. अगर हम मैथमेटिक्स के थ्रू जाएंगे, लास्ट में 5 है, तो अगर हम इसको ड्रॉप करेंगे तो डेफिनेटली हमें यहाँ पर भी ऐड करना होगा 1, यहाँ पर भी ऐड करना होगा 1. लेकिन केमिस्ट्री क्या बताती है हमें? साइंटिफिक नोटेशन क्या है इसकी? साइंटिफिक नोटेशन हमें बताती है कि अगर आपके पास लास्ट में जो डिजिट है वो 5 है, वो है इक्वल टू 5 एंड इट इज़ नॉट फॉलोड बाय एनी नॉन ज़ीरो डिजिट. सो जो इसका प्रेसिडिंग डिजिट है अगर वो इवन होगा तो दैट रिमेन्स अनचेंज्ड, और अगर वो ऑड होगा देन वी शुड ऐड +1. सो मीन्स दैट यहाँ पे जो ये नंबर बन जाएगा हमें 17.014 बन जाएगा, और यहाँ पे जो ये नंबर बन जाएगा वो बन गया 21.023 के जगह 3 + 1 is 4. So which option is correct now? So it would be 17.014. It is the third option. Now question number 52. Question number 52 हमें क्या बताता है? दिस क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड फ्रॉम आयनिक इक्विलिब्रियम अंडर द कंसेप्ट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट. तो आपको यहाँ पे 3 साल्ट्स दिए गए हैं एट 298 केल्विन एंड दैट इज़ AgBr, जिंक हाइड्रोक्साइड एंड मर्क्यूरी क्लोराइड. ये 3 इलेक्ट्रोलाइट जो है इनका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आपको दिया गया है एंड नाउ यू हैव टू अरेंज दीज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी. क्लियर? तो अगर हम AgBr की बात करेंगे, AgBr जो है ये जब डिसोसिएट होगा इट विल अचीव एन इक्विलिब्रियम एंड इट विल गिव अस Ag पॉजिटिव प्लस Br नेगेटिव. अगर लेट अस सपोज Ag पॉजिटिव के S मोल्स पर लीटर हमें मिले और यहाँ पे Br नेगेटिव के S मोल्स पर लीटर हमें मिले, तो दिस Ksp सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो होता है विच इज़ एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्चुअली, व्हाट इट वुड बी इक्वलन टू? इट विल बी इक्वलन टू S². तो सॉल्युबिलिटी जो हमारी यहाँ पे निकलेगी दैट वुड बी √of Ksp. सो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgBr विल बी इक्वलन टू √of Ksp. तो √Ksp का वैल्यू कितना है AgBr के लिए?
AgBr के लिए है 5 इंटू 10⁻⁻13। सो इसको हम 50 इंटू 10⁻⁻14 भी लिख सकते हैं। तो 50 को हम अप्रॉक्सीमेटली उसका स्क्वायर रूट 7 हम लिख सकते हैं, 7.05 इंटू 10⁻⁻7 मोल पर लीटर, यानी ये जो है हमारा सॉल्युबिलिटी आ गई किसकी, AgBr की। क्लियर। इसी तरह अगर हम सेकंड वन जिंक हाइड्रोक्साइड लेंगे, जिंक हाइड्रोक्साइड जो है ये जब डिसोसिएट होगा एंड अचीव एन इक्विलिब्रियम, इट विल गिव अस जिंक डाइपॉजिटिव प्लस ट्वाइस हाइड्रोक्साइड आयंस। क्लियर। सो अगर इसके एस मोल्स बने जिंक आयंस के और इसके भी एस मोल्स बने तो इट वुड बी ट्वाइस एस का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो होगा वो इक्विवेलेंट होगा 4s क्यूब का, यानी एस सॉल्युबिलिटी ऑफ जिंक हाइड्रोक्साइड जो हमारी मिलेगी यहाँ पे वो किसके बराबर होगी, इट वुड बी क्यूब रूट ऑफ KSP divided by 4. Okay, so now what is the KSP value of zinc hydroxide? It is 10⁻⁻15. So यहाँ पे मैं लिखूँगा क्यूब रूट ऑफ 1 इंटू 10⁻⁻15, clear, divided by 4. So it would be equivalent to क्यूब रूट ऑफ 0.25 इंटू 10⁻⁻15। तो वो किसके बराबर आएगा अप्रॉक्सीमेटली, दैट वुड बी 0.6 इंटू 10⁻⁻5, या हम इसको लिख सकते हैं 6 इंटू 10⁻⁻6 मोल पर लीटर। सो दैट वुड बी द सॉल्युबिलिटी ऑफ जिंक हाइड्रोक्साइड। ओके, सो दिस इज द नाउ सेकेंड। लास्ट वन हमारा क्या है, चेकआउट फॉर मर्क्यूरी क्लोराइड। अगेन ये जो मर्क्यूरी क्लोराइड अगर हम देखेंगे Ag2Cl2, ये जब ब्रेक होगा इट विल गिव अस Ag2 पॉजिटिव, Ag2 पॉजिटिव प्लस 2 Cl नेगेटिव। तो अगेन जो रिलेशन जो बनेगी वो सॉल्युबिलिटी ऑफ मर्क्यूरी क्लोराइड जो आएगी वो किसके बराबर आएगी, क्यूब रूट ऑफ KSP डिवाइडेड बाई 4। सो क्यूब रूट ऑफ KSP, तो KSP का वैल्यू कितना है, KSP का वैल्यू है 1.3 इंटू 10⁻⁻18। तो इसको मैं लिखूँगा 1.3 इंटू 10⁻⁻18। ओके, so how much it would be, it would be 6.8 into 10⁻⁻7 मोल पर लीटर। तो ये आ गया हमारा सॉल्युबिलिटी ऑफ मर्क्यूरी क्लोराइड। ना सबसे ज़्यादा अगर हम देखेंगे किसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा है तो यह है 6.8 इंटू 10⁻⁻7, यह है 6 इंटू 10⁻⁻6, और यहाँ पे जो है सिल्वर ब्रोमाइड की वो है 7.05 इंटू 10⁻�7। इसका मतलब सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी जो है वो है जिंक हाइड्रोक्साइड की, फॉलोड बाय इट वुड बी देन इट वुड बी ऑफ व्हाट, इट वुड बी ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड की, वो है 7.05 इंटू 10⁻�7, और लास्ट में आएगी किसकी, मर्क्यूरी क्लोराइड की। तो इसका मतलब है जिंक हाइड्रोक्साइड फॉलोड बाय AgBr एंड the last one will be the mercury chloride. So fourth option is the correct option. Okay, now let us go for question number 53. Question number 53 जो है सीधे periodicity इन द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स। तो क्वेश्चन पूछा गया है रिगार्डिंग द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अगर हम देखेंगे डाउन द ग्रुप अगर हम जाएंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है डिक्रीज होगी। तो हैलोजन्स अगर हमारे पास है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, वी कैन से फ्लोरीन विल बी हैविंग हायर देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। मगर यहाँ पे जो ये क्लोरीन है, क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो सबसे हाईएस्ट है इन द पीरियोडिक टेबल। सो हैलोजन जो है सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है इन देयर कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड्स। लेकिन यहाँ पे अगर हम फ्लोरीन और क्लोरीन की बात करेंगे सबसे ज़्यादा जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो क्लोरीन है कंपेयर टू दैट ऑफ फ्लोरीन। व्हाई इट इज़ सो, it is because this chlorine on picking up an electron will not feel that much of repulsion, electron repulsion, than it would be in case of fluoride ion, because fluorine is a smaller atom, it is smaller atom, and chlorine is a bigger atom. Here when it gains the electron, the electron repulsion will be more, and that is why its tendency to accept an electron will be less compared to that of the chlorine, which is having a bigger size than the fluorine, and hence it can easily accept the electron. So that is why chlorine will be having higher electron affinity than fluorine, followed by bromine, and last will be iodine. So the option third is the correct option. Now let us move ahead.
क्वेश्चन नंबर 54, आपको आइडियल सोल्यूशन दिया गया है, दो लिक्विड्स हमने मिक्स किए हैं पी एंड क्यू, डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू 0 एंड डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू 0. दिस इज ट्रू फॉर एन आइडियल सोल्यूशन. assertion This assertion is correct. Why assertion is correct? Because for an ideal solution which is formula of the two liquids p and q, delta h mixing is equal to 0 and delta v mixing is equal to 0. Now what about the reason? Reason is no interactions occur between p and q. ओके, सो दिस इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट. सो रीज़न इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट. वाई? आइडियल सोल्यूशन में क्या होता है, अगर हमारे पास पी एंड क्यू कंपोनेंट्स है तो यहाँ पे जो ये पी पी इंट्रैक्शंस और क्यू 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 इंट्रैक्शंस होते हैं, जब इनको हम मिक्स करते हैं और टू फॉर्म ए सोल्यूशन, देन दीज पी क्यू इंट्रैक्शंस विल बी ऑफ द सिमिलर टाइप, दे विल बी ऑफ द सिमिलर स्ट्रेंथ एज दैट ऑफ पी पी एंड क्यू क्यू इंट्रैक्शंस. लेकिन यहाँ पे इसने क्या बताया है, इसने बताया कि नो इंट्रैक्शंस आकर बिटवीन पी एंड क्यू. सो दिस इज रॉन्ग. सो assertion is correct but the reason is wrong. So option is, so third part is the answer. Clear? क्वेश्चन नंबर 55 की बात करेंगे. तो द अमाइनो एसिड दैट गिव्स अ रेड ब्लड कलर ऑन ट्रीटिंग इट इज सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट विद सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड. ओके, तो जब हम सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड से ट्रीट करते हैं अमाइनो एसिड को, इट इज़ गिविंग अस रेड ब्लड कलर. दिस इज़ द क्वेश्चन फ्रॉम द क्वालिटेटिव एंड द क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ दिस बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री. तो यहाँ पे जो ये बताया गया है, तो ब्लड रेड कलर जो है सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट तभी दे सकता है जबकि सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में सोडियम सल्फाइड बना हुआ हो. सोडियम सल्फाइड तभी बना होगा जबकि अमाइनो एसिड में सल्फ़र होगा. तो जब वो सल्फ़र अमाइनो एसिड में होगा तो वो क्या करेगा, उस पर जब हम सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड डालेंगे तो सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड जो है जब हम इस पर डालेंगे तो वो क्या देगा, ब्लड रेड कलर. तो इसका मतलब है हमें देखना है वो अमाइनो एसिड विच इज़ कंटेनिंग सल्फर. सो दैट इज़, अगर हम यहाँ पे ल्यूसीन इज़ नॉट देयर, थ्रियोनियन इज़ नॉट हैविंग ए सल्फर, सीरीन इज़ नॉट हैविंग ए सल्फर, इट इज़ द मिथियोनियन विच इज़ हैविंग ए सल्फर. देयर आर अदर सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स लाइक सिस्टीन इज़ देयर. सिस्टीन आल्सो contains it is a sulfur containing amino acid. Okay, so now question number 56. तो 56 में आपको क्या बताया गया है, 56 में आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया गया है, हाफ सेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, आयरन ट्राई पॉजिटिव गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन to form an Fe dipositive. So you have to find out what is the half cell electrode potential of this half cell reaction. आपको दो half cell reactions दिए गए हैं, this one and this one, and from that you have to find out the half cell electrode potential of this half cell reaction. Very important question, electrochemistry में पूछा गया है. See here, अगर मैं यहाँ पे बताऊँगा आपको, this one it is Fe tri positive plus 3 electrons gaining giving us Fe. ओके, सो इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है दैट इज़ इक्वल टू -0.04 वोल्ट्स. इसी तरह जो ये सेकंड वन है Fe डाई पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिविंग Fe, इसका जो E नॉट है वो है -0.44 वोल्ट्स. ओके, नाउ आपकी जो है हाफ सेल रिएक्शन जिसका आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिटरमाइन करना हो वो है Fe ट्राई पॉजिटिव गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स अस Fe डाई पॉजिटिव. सो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा. क्लियर? अगर हम पहली वाली हाफ सेल रिएक्शन को सेकंड से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यू विल गेट दिस वन. ओके, लेट अस सपोज इसका जो दिस डेल्टा जी हम लेंगे वो हम लेंगे डेल्टा G1, इसका जो हम डेल्टा जी लेंगे वो हम लेंगे डेल्टा G2, इसका जो हम लेंगे वो लेंगे हम डेल्टा G3. तो इसका मतलब है जो हमारा डेल्टा G3 होगा वो किसके बराबर आएगा, वो होगा डेल्टा G1 माइनस डेल्टा G2. आप बताओगे सीधे ही हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स को सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं किया टू गेट द आंसर, बिकॉज हियर आर डिफरेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्वड. दैट इज़ वाई वी हैव टू यूज़ दिस रिलेशन. डेल्टा G3 इज इक्वल टू डेल्टा G1 माइनस डेल्टा. मैंने ये डेल्टा G1 माइनस डेल्टा G2 क्यों लिखा, क्योंकि ये जो दो इक्वेशंस है हाफ सेल रिएक्शंस है, इनको जब हम फर्स्ट को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकंड वन तो वी आर गेटिंग दिस वन. सो वी शुड गेट दिस वन ओनली. नाउ आपको पता है इट वुड बी डेल्टा जी, आपको जनरली अगर हम जनरली लिखेंगे डेल्टा जी किसके बराबर होता है, -NFE नॉट. N इज़ द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, F इज़ द फेरेडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, E नॉट इज़ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. सो -N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व हुए हैं 1, F एंड E नॉट हमें मालूम करना है इज इक्वल टू डेल्टा G1. डेल्टा G1 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कितने हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स है इंटू F इंटू
ई नॉट कितना है -0.0, इट वुड बी -0.04, बट इट वुड बी माइनस। तो इसी तरह माइनस ऑफ डेल्टा G2 के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ट्वाइस इंटू एफ इंटू -0.44. ओके, सो इट वुड बी दिस एफ एंड दिस एफ विल गो, इट विल बी माइनस ऑफ ई नॉट इज इक्वल टू, so it would be 0.12 be 0.88. So how much it would be, -0.76 minus, a minus in this minus will go, it will be E naught would be 0.76 volts, 0.76 volts. So इसका मतलब है second part is the answer. Now going to question number 57. In an acidic medium, 10 ml of 0.25 molar oxalic acid is titrated with KMnO4 solution. If the volume of KMnO4 solution required to reach end point is 10 ml, the strength of the KMnO4 solution is. तो यहाँ पे जो है हमने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम यूज़ करते हैं KMnO4. ओके, और ये किसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, ऑक्सैलिक एसिड को. अगर हम देखेंगे ये जो ऑक्सैलिक KMnO4 है, यहाँ पे मैं दिखाऊंगा. इफ़ आई एम राइटिंग दिस, आई विल राइट KMnO4 जो है, जब उसको एसिडिक मीडियम में डालेंगे H2SO4, सो व्हाट इट गिव्स अस, इट गिव्स अस K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस ये हमें वाटर देता है, और ये 5 टाइम्स हमें ऑक्सीजन देता है, नेसेंट ऑक्सीजन देता है. तो इसको अगर हम बैलेंस करेंगे, इसको मैं ट्वाइस लिखूँगा. ओके, तो भी मुझे ट्वाइस ही आएगा. ओके, तो यहाँ पे सल्फेट हमें कितने लगे, 3, तो यहाँ पे 3. ओके, 3 तो यहाँ पे लगे, 5 आ गए यहाँ पे. ठीक है, सो दिस इज द कंप्लीट ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन ऑफ द KMnO4. सो इट इज़ गिविंग अस 5 नेसेंट ऑक्सीजन. अब यहाँ पे हमारा ऑक्सैलिक एसिड है. ओके, तो ये ऑक्सैलिक एसिड जो है, ये क्या, ये ऑक्सीजन लेगा. ओके, एंड इट विल गिव अस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ट्वाइस टाइम्स, प्लस हमें यहाँ पे H2O मिलेगा. क्लियर. तो अब जो है इसका मतलब है, ये जो है एक ऑक्सीजन एटम लेता है, नेसेंट ऑक्सीजन, तो ये 5 रिलीज़ करता है. या इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर हम बताएंगे, यहाँ पे जो है दिस इज़ MnO4 नेगेटिव, इसका +7 है ऑक्सीडेशन नंबर. सो इट इज़ चेंजिंग टू Mn2 पॉजिटिव. ठीक है, सो मीन इज़ दैट इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ पे इसने गेन किए हैं वो है कितने, 5 इलेक्ट्रॉन्स, तब जाके इसे Mn2 पॉजिटिव बनाया है. इसी तरह ऑक्सलेट आयन अगर हम देखेंगे, ऑक्सलेट आयन जो है, इसने जो है कार्बन डाइऑक्साइड जब ये देगा तो ये कितने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ करता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स. सो पर मोल ऑफ KMnO4 5 electrons are gained, and per mole of oxalic acid 2 electrons are lost. Clear? So now simple, ये जो है बस इतना आपको मालूम होना चाहिए, and you can solve this question. आपको पता ही है कि there is a relation in the solutions, that is N1 M1 V1 is equal to N2 M2 V2. So let us go for that. N1 is the number of electrons lost by per mole of oxalic acid. How many are there? 2. So M1 of oxalic acid का कितना है मोलरिटी, इट इज़ 0.25 इंटू V1 इसका जो है ml कितने लिए थे, 10 ml लिए थे ऑक्सैलिक एसिड के. अब N2 KMnO4 का जो पर मोल कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है, दैट इज़ 5. तो ये मैं लिखूँगा 5 इंटू इसका M2 हमें मालूम करना है, V2 हमें कितना लिया है, 10 ml ऑफ KMnO4 हमने लिया है. सो हाउ मच इट वुड बी, सो इट would be 5. Okay, 2 5 is 10, 2 2 is 4, 5 is 0.5 into 10 is 5 is equal to 50 into M2. Okay, तो M2 हमारा कितना आएगा, 5/50, it would be 1/10, it would be 0.1 molar. Okay, so where is there are, yes, 0.1 molar. So this is the answer. 58 according to Christian-Field theory, the correct order of ligands with respect to their decreasing order of field strength is. देखो ये क्वेश्चन जो है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से पूछा गया है. स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ एक होती है लिगेंड की सीरीज़, जहाँ पे हमें स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स को हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया है, और सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड, एंड बिकॉज दिस इज़ अ पाई एसिड लिगेंड. ओके, सो दैट इज़ वाई दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड. तो अगर हम देखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड इन दो में आ रहा है पहले. ठीक है, उसके बाद अगर हम देखेंगे अमोनिया है
वाटर है एंड क्लोराइड आयन है। उसके बाद जो स्ट्रॉन्ग एसिड जो है कार्बन मोनोऑक्साइड के बाद वो है अमोनिया, उसके बाद है वाटर और लीस्ट हमारा है क्लोराइड आयन। ओके, सो जो है इस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बीच में आता है वाटर, और वाटर के नीचे आता है हेलोजन्स, ऊपर आता है अमोनिया और सबसे टॉप पे आता है carbon monoxide, because this is a pi-acid ligand. So first option is the correct option. Okay, now this is 58. Now let us go for question number 59. 2 moles of an ideal gas undergo free expansion. यहाँ पे याद रखना है free expansion जा रहा है ये 10 liters से 100 liters at 300 Kelvin. The values are delta S system and delta S surroundings are. तो आपको delta S system and डेल्टा एस सराउंडिंग्स हमें बताने हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आपको पता है जब भी रिवर्सिबल प्रोसेस होती है, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हमें मैक्सिमम वर्क डन होता है, और लेकिन इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है तो कुछ वर्क डन होता है। लेकिन जब फ्री एक्सपेंशन होता है, जब फ्री, कीप इट इन माइंड, जब फ्री एक्सपेंशन होता है, व्हेन गैस एक्सपेंड्स एंड देयर इज नो एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है ना, सो इट अंडरगोज फ्री एक्सपेंशन, वर्क डन इज जीरो, वर्क डन इज जीरो, बट एंट्रोपी इज इंक्रीजिंग, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इज इंक्रीज। तो एंट्रोपी वो किसके बराबर है, एज पर द रिलेशन इट इज n और नेचुरल लॉग ऑफ v2 बाई v1, या इसको हम लिख सकते हैं 2.303 n और लॉग ऑफ v2 बाई v1 भी लिख सकते हैं। तो व्हाट वुड इट वुड बी 2.303 n कितना है, मोल्स ऑफ आइडियल गैस है 2 मोल्स है, तो इट वुड बी 2 इंटू log of v2 by v1, 100 by 10, it is would be 100 by 10, it would be 10 log of 10 is equal to 1, so it would be 4.606 r. so delta s system जो है वो आएगा 4.606 r. ये ऑप्शन अब दिख रहा है हमें और ये ऑप्शन दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे डेल्टा एस सराउंडिंग्स का जो है वो है माइनस 4 पॉइंट, लेकिन ये अगर हम देखेंगे इट इज़ अंडरगोइंग अ फ्री एक्सपेंशन, इट डज नॉट डिस्टर्ब द सराउंडिंग्स, दैट इज व्हाई द एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग्स इज 0. सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट. नाउ लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 60. 60 में क्या दिया गया है आपको, ट्वाइस ए इज गिविंग बी रेट कांस्टेंट, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, कीप इट इन माइंड, एंड के इज 1 मोल पर लीटर per minute. If initial concentration of the reactant is 2 molar, then the time taken to complete 75% of the reaction. देखो सिंपल क्वेश्चन है ये. अगर हम इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन लिखेंगे, हम लिखेंगे K इज इक्वल टू 1/T A नॉट माइनस A, where A नॉट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन and A इज द कंसंट्रेशन लेफ्ट, ठीक है। तो 75% जब रिएक्शन होगी, ओके, जब 75% रिएक्शन होगी, इसका मतलब हमारे पास कितना बचा होगा, लेफ्ट कितना रहेगा 25%, तो 25 इज 25/100, और लेकिन इसका मतलब है ये जो ए आपका है कंसंट्रेशन ऑफ ए, इट विल बी 25/100, लेकिन कितने मोल्स आपको दिए गए हैं यहाँ पे, यस, इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन इज दिस 2 मोलर, यस, तो इनिशियल कंसंट्रेशन आपको दिया गया है 2 मोलर, तो 2 मोलर का 25% कितना आएगा, 25 1s, 25 4s, 2 1s, 2 2s, 4, इट वुड बी 0.5. सो कंसंट्रेशन लेफ्ट विल बी 0.5 मोल, 0.5 मोलर, ठीक है। पहले 2 मोलर था, अब 0.5 मोलर होगा व्हेन द रिएक्शन हैज कंप्लीटेड ऑलमोस्ट 75%. नाउ यू हैव टू फाइंड द टाइम टेकन, तो आप टाइम टेकन यहाँ टाइम को ऊपर करो, यहाँ के को नीचे लाओ, तो इट वुड बी टी इक्वलेंट 1 डिवाइडेड बाई के, के इज़ 1 मोल पर लीटर पर सेकेंड, ए नॉट जो हमारा है वो कितना है 2 मोलर है, माइनस ए कितना है, लेफ्ट कितना रहा है वो भी निकाला है हमें 0.5, सो इट वुड बी 2 माइनस 0.5, सो इट वुड बी 1.5, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे। तो इस तरह से 60th क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट किया, आगे जाएंगे। लेट अस गो फॉर क्वेश्चन नंबर 61. तो 61 क्वेश्चन नंबर 61 हमें क्या बताता है, 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन, assertion A and reason. What is assertion? Assertion हमें बताता है generally 3D transition metals have high melting points. Yes, 3D transition metals they are having high melting point. This is the assertion is correct. What is the reason? Involvement of 3D electrons in addition to 4s electrons in the interatomic metallic bonding. Yes, this is also correct. Why? Because the high melting point of 3D transition elements is because of the involvement of both 4s and 3D electrons in interatomic metallic bonding. That is why assertion and reason are correct, and reason is the correct explanation of the assertion. That means the first part is the correct answer. Now 62 question number अगर हम देखेंगे,
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन पूछा गया है इट इज़ फ्रॉम डीबी हकल ऑनसेगर्स इक्वेशन फ्रॉम द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूनिट। तो यहाँ पे क्या है, आपको एक एक्स वाई जो है एक साल्ट दिया गया है। अगर आप देखोगे ये जो एक्स वाई साल्ट जो है एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन इट विल गिव अस एक्स पॉजिटिव एक्वस लेट अस सपोज एंड वाई नेगेटिव एक्वस एज पर द क्वेश्चन। सो इट मीन्स दैट अगर हम मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन ऑफ दिस साल्ट दैट वुड बी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दिस कैटायन प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दिस एनायन। आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन दिया गया है, यू हैव टू फाइंड आउट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द एनायन। सो फॉर फाइंडिंग the limiting molar conductivity of the anion, first you should know the limiting molar conductivity of this salt. So how you can find this? You can use the Debye-Huckel-Onsager equation because आपको बाकी कुछ इन्फॉर्मेशन भी दी गई है यहाँ पे। तो Debye-Huckel-Onsager इक्वेशन हमें क्या बताती है? वो बताती है कि डेल्टा एम यानी मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन C that is equivalent to the molar conductivity of the salt at infinite dilution minus B under root of C, where B is the constant and C is the concentration of the solution. Now if you are plotting a graph between this molar conductivity at any at concentration C versus the concentration, what you are getting? See here. So when you are plotting a graph between delta MC versus under root of concentration, what you are getting? You are getting a straight line and there would be a descending slope and that slope will be equivalent to minus B. So that would be slope. So slope will be equivalent to minus B and it will cut the y-axis at delta m naught. Clear? Got my point? So now आपको क्या है, आपको स्लोप दिया गया है। स्लोप आपको दिया गया है, स्लोप कितना है -90 आपको दिया गया है, लेकिन यहाँ पे आपको स्लोप कितना है -b। तो इसका मतलब है -b जो है वो बराबर है -90 को, यानी b जो है वो किसके बराबर है आपको 90। ठीक है, गॉट माई पॉइंट। नाउ आपको स्लोप भी दिया गया है। सो यू व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, यू हैव टू फाइंड आउट दिस मोलर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन ऑफ दिस साल्ट। तो बी आपको मालूम है, कंसंट्रेशन आपको दी गई है। कंसंट्रेशन कितनी है आपको? कंसंट्रेशन दी गई है इट इज़ 0.01 मोलर। क्लियर? एट कंसंट्रेशन सी जो है वो आपको दी गई है 145। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द डेल्टा एम नॉट। तो डेल्टा एम नॉट हम कैसे निकाल सकते हैं? तो आपको पता है कि जो ये डेल्टा एम नॉट है वो किसके बराबर आएगा? इसको अगर हम इंटरचेंज करेंगे वो आएगा डेल्टा एम सी प्लस बी अंडर रूट ऑफ सी। नाउ सबस्टिट्यूट द वैल्यूज, यू विल गेट द आंसर। सो डेल्टा एम नॉट किसके बराबर आएगा आपको? 145 प्लस जो है बी इज़ 90 एंड अंडर रूट ऑफ सी अंडर रूट ऑफ 10 टू द पावर -2। क्लियर? Got my point? So it would be 145 plus 90 square and root goes, it will be 1 over 10. So 0 will go. So it would be 145 plus 9. It would be 154. So limiting molar conductivity will come out to be 154. Now what you know फ्रॉम दिस इक्वेशन, आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आपको अब मालूम है। आपको जो है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द कैटायन दिया गया है, एनायन का आपको फाइंड आउट करना है। तो आप लिखोगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द एनायन विल बी इक्वलेंट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द साल्ट and minus limiting molar conductivity of X positive ion. Clear? So limiting molar conductivity आपको कितनी निकली है? 154. Okay, so it is 154 minus limiting molar conductivity of the cation, that is 74. So 80 would be the answer. So that means part first is the answer. Okay, now question number 63. क्वेश्चन नंबर 63 क्या हमें बताता है? द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व्ड अपॉन कंप्लीट कंबशन ऑफ 116 ग्राम्स ऑफ एन ब्यूटेन। सो आपको एन ब्यूटेन दिया गया है C4H10। ओके, तो इसको आप ऑक्सीडाइज करोगे तो इट यू विल गेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड यू विल गेट वाटर, मीन्स दैट कंबशन रिएक्शन इट इज। सो इट वुड बी 4 टाइम्स ऑफ दिस वुड बी 5 टाइम्स ऑफ दिस, वुड बी 13/2। नाउ बट यू हैव टू फाइंड आउट कि कितना अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है जब हम 116 ग्राम्स ऑफ एन ब्यूटेन को यूज़ करेंगे। आपको यहाँ पता है 1 मोल ऑफ एन ब्यूटेन यूज़ हो रहा है तो 4 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होते हैं। तो 1 मोल जो है मोलर मास ऑफ ब्यूटेन कितना होगा? दैट वुड बी 4 मल्टीप्लाइड बाई 12 प्लस 10। सो इट वुड बी 4 2s 8, 4 1s 4 plus 10, it would be 58. So 58 grams of N-butane produces 4 into 44 is the molar mass of carbon dioxide. That is 88 grams of carbon dioxide. So 1 gram of butane will produce 88 grams divided by 58.
ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन आपके पास आपको कितना है 116 ग्राम्स, तो 116 ग्राम्स ऑफ एन ब्यूटेन will produce how much carbon dioxide? It would be 58 multiplied by 116. So it would be 58 ones, it would be 58 twos, it would be 2 8 is 16, 2 8 is 16 and 17, 176 grams will be the answer. So that means option third is the correct option. 64 क्या बताता है? केमिकल काइनेटिक्स से ये क्वेश्चन पूछा गया है अर्हेनियस इक्वेशन से। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे देयर इज़ अ ग्राफ, एक्चुअली ये जो अर्हेनियस इक्वेशन है वो है नेचुरल लॉग ऑफ के इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ ए माइनस EA divided by RT. So when you are plotting a graph between natural log of K and 1 over T, what you are getting a straight line with a descending slope, and that slope will be equivalent to minus EA by R, and it will cut y-axis at natural log of A. So this is the graph. आपको यहाँ से बताया गया है कि it is cutting the axis at 6. That means natural log of A जो है that is equivalent to 6. ये 6 दिया गया है, वही से हमें क्लियर। नाउ आपको क्या बताना है? द टेम्परेचर एट विच द रेट कॉन्स्टेंट बिकम्स ई स्क्वायर पर मिनट। आपको बताना है कि किस टेम्परेचर पे जो रेट कांस्टेंट है वो बनेगा ई स्क्वायर पर मिनट। तो ऑलरेडी गिवन फ्रॉम द क्वेश्चन दैट रेट कांस्टेंट के इज इक्वल टू ई स्क्वायर पर मिनट। तो इसका मतलब है नेचुरल लॉग ऑफ के विल बी इक्वल टू ट्वाइस। ओके, तो नेचुरल लॉग ऑफ के का वैल्यू भी मिला हमें। नेचुरल लॉग ऑफ ए इज ऑलरेडी 6। ये जो है दिस एक्टिवेशन एनर्जी ऑलरेडी दी गई है, दैट इज 6.64 किलो जूल्स पर मोल। ओके, सो नाउ आपको टेम्परेचर मालूम करना है। आर आपको दिया गया है ऑलरेडी 8.3 जूल पर केल्विन पर मोल। तो यू हैव टू फाइंड आउट द टेम्परेचर। सो यू कैन फाइंड आउट यूटिलाइजिंग दिस इक्वेशन। नेचुरल लॉग ऑफ के जो है वो है 2 इज इक्वल, नेचुरल लॉग ऑफ ए जो है वो है 6 माइनस ई ए जो है दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी दैट इज 6.64। अगर हम इसको जूल्स में कन्वर्ट करेंगे इट वुड बी 664 क्योंकि हमें आर जो है जूल्स में दिया गया है। तो आर कितना है 8.3, सो इट वुड बी 8.3 multiplied by T. So this is the equation, and we can from here we can get the temperature. So how to solve this? So it would be minus of 4 is equal to minus of 6640 divided by 83 into T. ये minus will go, it will be 83 ones, it would be 83 eights, so it would be what? It would be 4 is equal to 800 divided by T. So T will be equivalent to 800 divided by 4. It will be 200 Kelvin will be the answer. So C part is the answer. Question number 65 में क्या बताता है? Heating sodium chloride and with concentrated sulfuric acid and manganese dioxide results in oxidation of manganese. It is wrong statement. How? I can show you. See here. When you are heating sodium chloride with sulfuric acid, so what you will get? You will get sodium sulfate. Okay, so it will be twice plus there would be HCl, and this HCl what it does, it actually reduces this manganese dioxide or a manganese chloride means that here the oxidation state was 4, here the oxidation state is +2, so it means there occurs reduction. So but it tells us it manganese dioxide results in oxidation of manganese, but here it there occurs reduction of manganese, so statement is wrong. Now heating sodium iodide with concentrated sulfuric acid and manganese dioxide results in reduction of manganese. This is the true statement. See again the same way, ये जो सोडियम आयोडाइड है इसको जब हम ट्रीट करेंगे विद सल्फ्यूरिक एसिड, ये क्या बनाएगा? ये सोडियम सल्फेट देगा हमें, प्लस यहाँ पे हाइड्रो आयोडिक एसिड या हाइड्रोजन आयोडाइड देगा। ये हाइड्रो आयोडिक एसिड जो है इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग reducing agent means that it reduces the other substance. So when it manganese dioxide is treated with this hydrogen iodide, it reduces this manganese dioxide to manganese iodide. So यहाँ पे +4 oxidation state, यहाँ पे +2 oxidation state, and again there will be the formation of water. Clear? तो means that there occurs reduction. So जब reduction होगी तो this statement is correct. वही तो बता रहा है heating sodium iodide,
heating sodium iodide with concentrated sulfuric acid and manganese dioxide results in reduction of manganese. Yes, so statement first is incorrect, and but statement second is correct. So fourth option is the correct option. Now, so question number 66. Among the species given below, the supine only magnetic moment is highest far. तो supine only magnetic moment आपको बताना है किसके लिए highest है. तो supine magnetic moment जो होता है, supine magnetic moment वो बराबर होता है under root of n into n plus 2 Bohr's magneton, where n is the number of the unpaired electrons. Higher the number of unpaired electrons, higher will be the magnetic moment. So greater the number of, so हमें बताना है highest magnetic moment किसका है. तो जिसका maximum number of unpaired electrons हो गए उसका highest magnetic moment होगा. So let us check it out. अगर हम यहाँ पे मैग्नीज हेक्सासाइनो मैग्नेट थर्ड देखेंगे, हेक्सासाइनो मैग्नेट थर्ड अगर हम देखेंगे, यहाँ पे जो मैग्नीज है ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है. तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इट मीन्स इट इज़ D4. ये जो है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, तो यह इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो बनेगी T2G4 Ag0. सो हाउ मेनी अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स विल बी देयर, 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स विल बी देयर इसमें. तो नाउ व्हाट अबाउट दिस हेक्सासाइनोफेरेट थर्ड. तो यहाँ पे जो आयरन जो है इट इज़ इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इट इज़ D5 कॉन्फ़िगरेशन. तो D5 कॉन्फ़िगरेशन लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, सो इट वुड बी T2G5 Ag0. सो 5 का मतलब है देयर वुड बी 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. लाइकवाइज इफ आई एम टेकिंग हेक्सामाइन कोबाल्ट थर्ड, तो यहाँ पे कोबाल्ट जो है ट्राई पॉजिटिव स्टेट में है, सो इट वुड बी a D6 कॉन्फ़िगरेशन. इट वुड बी 2,2G6 Ag0, and again there will be no unpaired electron, clear. Now the last one, titanium, hexa aqua titanium third, so it would be titanium tripositive. So it would be D1 configuration, so 1 unpaired electron. So maximum unpaired electrons are in hexacyano manganese third, 2 unpaired electrons. So higher the unpaired electrons, higher will be the magnetic moment. So answer will be this first option. So now let us start with the question number 67. 67 बताता है कि कौन सा लैंथेनाइड आयन है जिसके 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है. आपको लैंथेनाइड आयन्स दिए गए हैं नियोडाइमियम, सीरियम ट्राइपॉजिटिव, टर्बियम ट्राइपॉजिटिव एंड हॉल्मियम ट्राइपॉजिटिव. आपको you don't have to remember the atomic numbers. Atomic numbers are also given here, and you have to find out which of the ions will be having 4 unpaired electrons. This question is from D block element. So let us solve this question. So first is neodymium tripositive. Neodymium tripositive means that it would be having xenon 54, 4f, 5d and 6s. Since 3 electrons have been removed, means that we have to fill only 57. So it would be 54. And this would be 0, 0, 54, and this would be 3 electrons. So how many unpaired electrons are there in neodymium? So 3 unpaired electrons are there in neodymium tripositive. So this is the wrong option. So we have to check the ion which will be having 4 unpaired electrons. So then comes the cerium tripositive. So if you go for the cerium tripositive, let us see. Cerium tripositive will be having xenon 54. It would be 4f. How many? 58 are overall the number of electrons. 54 are here. 54 and 3 means 57. There is 1 unpaired electron. It means that 1 unpaired electron is already there, only there. So this is also not the option. Now comes terbium tripositive. If you take terbium tripositive, it would be xenon 54. Then 4f, how many electrons will be there? Terbium is 65 atomic number, so it would be 54 plus 3 is 57. Then how many electrons remain is left? It means 8. So 8 electrons are here. So 4f is having 8 electrons. So if you see here, 1 2 3 4 5 6 and 7. 1 2 3 4 5 6 7 and 8. So how many unpaired electrons are there? 1 2 3 4 5 and 6. So 6 unpaired electrons are there. So now last one, so means that this also is not the option. Now comes the holmium. Holmium, let us check out the holmium tripositive. Okay, so what about the holmium tripositive? So holmium tripositive will be how many electrons? 67. So it would be xenon 54, and then 4f will be how many electrons? 54 and 3 would be 57, and then remains 10. So 10 electrons are there now. So if I am filling these 10 electrons, see here 1 2 3 4 5 6 and 7. So it would be 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, and 10. So how many remains left? So 4 unpaired electrons are there. So so the answer is holmium tripositive. It will be having 4 unpaired electrons. So whenever you are having greater than 7 electrons, you can just find out the number of unpaired electrons will be 14 minus the number of the electrons in the f subshell. Let us suppose there are 8 electrons in the f subshell. It will be 14 minus 8 would be how much? It would be 6. So 6 unpaired electrons are there. Likewise, 14 minus 10, so that would be 4 unpaired electrons will be there. So the answer is holmium tripositive. So let us move ahead. Now going for question number 48. If you see question number 48, क्या बताता है हमें? टेट्राएमामाइन एक्वा क्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड इज. इट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन. सो अगर आपको देखना है टेट्राएमामाइन एक्वा क्लोरिडो, सो chlorine is within the square brackets, means that it is forming a coordination bond. Tripositive is there, so this is also not, this is not a tripositive. So what about this one? This is also not there, because we have a tetraamine we have a tetraamine aqua chlorido. So this is tetraamine, this is aqua, this is chlorido, and it is trichloride because one chlorine is inside, two chlorines are outside. When it moves out, it will be cobalt tripod. So answer is fourth part. Okay. So let us move ahead. See, if you have gone through the Carnot cycle, this is the diagram of the Carnot cycle. So see here, if you see this diagram, this is a pressure volume relationship. If you go for this point A, let us suppose this is point A and you are moving to point B. So here the temperature is remaining constant, means that it is an isothermal process. Okay, so whenever means that this is an isothermal process, and here if you see there is T2, and if you are going from let us suppose this is point B, this is point C and point D. If you are going from C to D, if you're going from C to D, here temperature is T2, here also the temperature is T2, means that this is also an isothermal process, but this is isothermal expansion here, and going from C to D is isothermal compression. So let us analyze what the question asks us. क्वेश्चन हमें बता रहा है कि 1 मोल ऑफ एन आइडल गैस आपको दिया गया है. W1, W2, W3 and W4 are the work done in calories in the processes. This is process 1, this is process 2, this is process 3 and this is process 4. Okay, delta U2 and delta U4 are the changes in the internal energy of the processes 2 and 4. 2 and 4 की internal energy changes है delta U2 and delta U4 respectively. What you have to use R equal to 2 calories per Kelvin per mole, and you have to find out the correct option. See, W1 and plus W3. If you see W1, यहाँ से यहाँ अगर हम जाएंगे, this is W1, and since अगर हम W1 की बात करेंगे तो W1 जो है इट इज़ एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन. ऑलवेज वी राइट डाउन इट इज़ इक्वल टू माइनस NRT नेचुरल लॉग ऑफ V फाइनल बाय V इनिशियल. तो यहाँ पे वो कितना आएगा? इट वुड बी माइनस N इज़ 1, R इज़ 2 कैलोरीज पर केल्विन पर मोल एंड टेम्परेचर इज़ T1. ओके, सो आई कैन राइट T1 नेचुरल लॉग ऑफ इट इज़ V2 बाई V1. सो हमारा फाइनल जो आएगा माइनस T1 minus 2T1 natural log of V2 by V1. Likewise, what about the W3 work done in an isothermal compression? W3 वो कितना आएगा हमारा? वो आएगा this again R will be minus T2, temperature is remaining constant, T2 आ रहा है. It would be natural log of yes V4 by V3. it would be V4 by V3. लेकिन point to be noted is यहाँ पे ये चीज़ हमें देखना है कि यहाँ पे अगर हम देखेंगे W1 में it is an isothermal expansion, so work done is negative. Why work done is negative? Because V2 is greater than V1, the negative sign will remain here, so that is why work done is always less than 0. But what about this W3 में अगर आप देखोगे V4 जो है it is less than V3. so V4 when it is less than V3, this natural log of V4 by V3 जो आएगा वो नेगेटिव आएगा. so this negative and this negative will become this negative and this negative will become positive. so work done will always come out to be positive. So what about W1 by W3? so it would be minus twice T1 natural log of V2 by V1 plus
minus is minus, twice T2 natural log of V4 by V3. So again that is the first option here. So this is the correct option. Again अगर हम दूसरे ऑप्शन को एनालाइज करेंगे, डेल्टा U2 माइनस डेल्टा U4, W2 एंड W4, देखिए अगर आप सेकंड प्रोसेस एंड फोर्थ प्रोसेस को देखेंगे, ये दोनों जो है एडियाबैटिक प्रोसेसेस है। यहाँ पे जो है Q इज़ इक्वल टू 0। सो हमारा जो डेल्टा U होता है वो होता है Q प्लस W। जब Q ज़ीरो के बराबर होगा तो डेल्टा U किसके बराबर होगा, हमें W। तो इसका मतलब है जो हमारी वर्क डन होगी वो होगी, अगर लेट अस सपोज इसका डेल्टा U2 है, ओके ये जो दिया गया है, तो इसका है डेल्टा U4, तो हमारा जो वर्क डन होगी टोटल डेल्टा U2 प्लस डेल्टा U4, मगर यहाँ पे माइनस दिया गया है इसलिए ये ऑप्शन नहीं है। इसी तरह यहाँ पे W1 प्लस W2 दिया गया है, W1 प्लस W2 वो दिया गया है ट्वाइस T1 नेचुरल लगा V2 बाई V1। चलो ठीक है, W1 का तो दिया गया है, W2 इज़ नॉट इक्वल टू 0, W2 इक्वल टू इट इज़ नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज W2 इज इक्वल टू डेल्टा U2, वो तो यहाँ पे नहीं दिया गया है ऑप्शन, तो दिस इज आल्सो नॉट राइट। नाउ द फोर्थ ऑप्शन W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 इज इक्वल टू 0। नेवर एवर the work done, if you see here the work done in this cyclic process, it is never ever equivalent to 0. In fact the work done is equal to area under this साइकिल जो है वो तो होता है वर्क डन के लिए, तो इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ लेट अस गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 क्या बताता है हमें, सी दिस क्वेश्चन इज़ अ बिट एम्बिग्यूअस। मेरे हिसाब से जो है देयर आर two options will be correct, but exactly which option will be correct I will tell you. See here, given below are the two statements. Assertion क्या है हमारा, the first ionization enthalpy of oxygen is lower than that of nitrogen and fluorine। इसका मतलब है ये क्या बता रहा है, ionization enthalpy of oxygen it is lower than nitrogen and fluorine, इन दो से कम है। क्यों है कम, ये तो सीधी बात है क्योंकि नाइट्रोजन में है, नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी हायर क्यों होती है दैन दैट ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन, बिकॉज इसकी 3 कॉन्फ़िगरेशन होती है, तो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मीन्स यू कुड रिक्वायर हायर एनर्जी दैन दैट ऑफ एन ऑक्सीजन विच इज़ हैविंग P4 कॉन्फ़िगरेशन in case of oxygen. So in case of nitrogen there is a P3 configuration, okay, so but in case of oxygen there is a P4 configuration. So removing an electron from oxygen is very easy compared to removing an electron from nitrogen. That is why oxygen will be having lower ionization energy than nitrogen. और यहाँ पे फ्लोरीन का भी कहा गया है कि ऑक्सीजन का जो है इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो लोअर है दैन दैट ऑफ फ्लोरीन आल्सो। सीधी बात है, अगर हम देखेंगे अक्रॉस द पीरियड जाएंगे, ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद क्या आता है फ्लोरीन, फ्लोरीन का की आयनाइजेशन एनर्जी हायर होती है दैन दैट ऑफ ऑक्सीजन बिकॉज ऑफ हायर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ फ्लोरीन कंपेयर टू दैट ऑफ द ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से इसकी जो फ्लोरीन की जो आयनाइजेशन एनर्जी वो हायर होगी दैन दैट ऑफ ऑक्सीजन। तो फर्स्ट वन इज करेक्ट। नाउ यहाँ पे रीज़न देखिए आप, द लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑक्सीजन लीड्स टू स्टेबल हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम द लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑक्सीजन लीड्स टू स्टेबल हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल, तो यहाँ पे बताया जाता है कि जब ये एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन जो है लूज़ करेगा, when there is a loss of one electron there is exactly half filled orbitals in case of oxygen, so that is why oxygen will be having lower ionization energy than nitrogen. That is okay. So the loss of an electron from oxygen leads to stable half filled p orbital, so this is also correct. Now the question is whether the assertion, whether the reason is the correct explanation of the reason. So I think here the reason is not the correct explanation of the reason, means both the statements are correct. I can say both A and R are correct and R is not the correct explain. मेरे हिसाब से ये जो है ये exactly correct आंसर है यहाँ पे। क्यों यहाँ पे रीज़न क्यों नहीं है correct explanation? बिकॉज यहाँ पे ये कह रहा है कि फर्स्ट आयोनाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन इज़ लोअर देन दैट ऑफ नाइट्रोजन। क्यों है लोअर, हम इसका आंसर देंगे तो हम क्या बताएंगे, ये लोअर इस वजह से है क्योंकि जो है इसकी P4 कॉन्फ़िगरेशन है, तो एक इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से लूज़ होगा तभी इसकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आएगी, तो ये एक इलेक्ट्रॉन ईजिली हम रिमूव कर सकते हैं। वही मैंने यहाँ पे रीज़न में लिखा है द लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑक्सीजन लीड्स टू स्टेबल हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल। चलो ठीक मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पे जो फ्लोरीन का दिया गया है कि
आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन दैट ऑफ द फ्लोरीन, लेकिन फ्लोरीन का यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन, रीज़न में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं लिखा गया है. सो दैट इज़ वाई आई फील दिस रीज़न इज़ incomplete for this assertion. That is why I kept it both A and R are correct and R is not the correct explanation of A. I don't know what the key will keep. It will keep also this first option also, because half of the assertion is explained by the reason but not fully. So I am this question number 70 is ambiguous a bit. So either the question मेरे हिसाब से तो answer second part is the answer, but I am not sure about whether the key would be having this first option or the second option. Now let us go for question number 71. Very simplest question. Ideal solutions में कहा गया है. तो आपके पास जो है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द सॉल्यूशंस फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग टू लिक्विड्स. आपको ऑप्शंस दिए गए हैं 1, 2 एंड 3 ऑप्शंस. आप में से बताना है कि कौन से यहाँ पे करेक्ट है, कौन से ऑप्शन जो है करेक्ट. एन आइडियल सोल्यूशन दस फॉर्म्ड ओबेज रोल्टस लॉ थ्रू आउट द एंटायर कंपोजिशन. आइडियल सोल्यूशन की डेफिनेशन ही है कि एन आइडियल सोल्यूशन इज द वन विच ओबेज रोल्टस लॉ ओवर एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन एंड temperature, and during the formation of which no change in volume and no change in enthalpy takes place. So this is the definition of an ideal solution. So this is correct. Mixture of chloroform and acetone shows negative deviation. Surely already हमेशा जब हम पढ़ाते हैं इसको क्लोरोफॉर्म और एसीटोन को, and we know that there is hydrogen bonding happening between the chloroform and acetone. So whenever there is a hydrogen bonding, there is strong bonding, so there would be the escaping tendency of the individual components of the mixture decreases, and hence it shows the negative deviation from the Rolter's law. So this is also the correct option. Now mixture of aniline and phenol shows positive deviation from. Never ever it can show the positive deviation. Again it will show the negative deviation. अगर हम aniline को लेंगे और यहाँ से phenol लेंगे, ठीक है ना. So these are two different components, and again there would be a strong hydrogen bonding between this nitrogen and hydrogen, and the hydrogen of this with the oxygen, and with the result there is a strong hydrogen bonding, and whenever there is a strong hydrogen bonding, it will show a negative deviation from the Rolter's law. So A and B are correct. So this is the correct option. Okay. So now question number 72. 72 अगर हम देखेंगे, वन ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्मड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज. तो यहाँ पे साइक्लोहेक्साइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, साइक्लोहेक्साइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की अगर हम बात करेंगे तो इट इज़ ए ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस एक्ट करेंगे. यहाँ पे आपके पास साइक्लोहेक्साइल एमाइन है. सो नाउ व्हाट वुड बी द प्रोडक्ट. Always remember, whenever you are having a strong base here, it would be having a negative charge, and surely if this is one hydrogen, this is another hydrogen, it will pick up this hydrogen, and we will get cyclohexane, plus we will get this product. Okay, so cyclohexane is the option here. See, so fourth option is the correct option. Now let us go for the question number 73. Boron has a maximum covalency of 4. पहला ही स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, क्योंकि आपने देखा है कि BH3 जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है. इट कैन पिक अप द हाइड्राइड आयन, clear, and it will form BH4 negative. So its maximum covalency is 4. It can form BF4 negative also. So that means the first option is correct. हम दूसरे options भी check करेंगे. Beryllium it is 1s2 and 2s2 2p0. So valence orbitals अगर हम देखेंगे यहाँ पे 4 valence orbitals, 3 p orbitals and 1 s orbital. So 4 orbitals are there. So that means this is a wrong option. Magnesium has a maximum covalency of 4. Always shows +2. Oxidation state has a valency of 2. Aluminum has 5 valence orbitals. So let us check out aluminum जो है atomic number है 13, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1. So how many orbitals are there? 3 orbitals of p and 1 orbital of s. So it would be 4 orbitals again. So but it is showing 5 here. So it means that this first option is the correct option. सी द क्वेश्चन नंबर 74. वेरी ईजिएस्ट क्वेश्चन, लेकिन अगर हम पढ़ने पे जाएंगे हमें लगेगा कि बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन सबसे ईजिएस्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे. सी ए प्रोटीन अंडरगोज रिवर्सिबल थर्मल डिनेचुरेशन. तो रिवर्सिबल थर्मल डिनेचुरेशन फ्रॉम इट्स इनिशियल स्टेट एन टू डिनेचुर्ड स्टेट डी, यानी यहाँ पे ऐसे चेंज हो रहा है ये, ठीक है. इक्विलिब्रियम इज देयर एस्टैब्लिश्ड
its initial state, and this is denatured state. Now at 60 degree, the concentration of both N and N are equal, means that concentrations of N and D are equal. Okay, they are equal, ठीक है, at equilibrium. And standard enthalpy change of denaturation, standard enthalpy change जो है वो है 666 किलो जूल्स पर मोल दिया गया है, ठीक है. स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज आपको बताना है अपॉन डिनेचुरेशन एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होगा. सी, अगर आपने रिलेशन देखी होगी तो इट वुड बी डेल्टा एस विल बी इक्वल टू डेल्टा एच डिवाइडेड बाई टी. सिंपल रिलेशनशिप है. सो नाउ यू कैन सॉल्व इट. डेल्टा एच दिया गया है 666 किलो जूल्स पर मोल डिवाइडेड बाई टेम्परेचर जो है 60 डिग्री है. 60 + 273 बिकॉज यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू केल्विन, इट विल बी 333. सो इट विल बी 3 3 and 3. So once it would be 2, so answer would be 2. So here the first option is the correct option. Clear? So now let us move to question number 75. क्वेश्चन नंबर 75 जो है सबसे सिंपलेस्ट है. केमिकल बॉन्डिंग में पूछा गया है. ऑलवेज ऐसा एक क्वेश्चन पूछा जाता है नीट में. तो PCl5 का स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे, PCl5 मीन्स ट्राइगोनल बाईपिरामिडल. ट्राइगोनल बाईपिरामिडल इज, सो ए पार्ट इज दिस, यानी ए पार्ट को थर्ड पार्ट यहाँ पे आएगा. ए पार्ट थर्ड पार्ट किस में है, सेकंड में है, और थर्ड में एंड फोर्थ में भी है, ठीक है. एंड BrF5 में अगर ब्रोमीन में आप देखोगे तो 7 इसकी वैलेंसी है, प्लस मोनोवैलेंट एटम्स 5 है, डिवाइडेड बाई 2 इट विल बी 7 5 इज 12. आपके सिखाने के लिए मैं ये दिखा रहा हूँ. इट वुड बी 12 बाई 2, सो इट वुड बी 6. So it would be having but there is so it would be, it is geometry would be octahedral, but since there are only 5 this, so it would be having a shape of square pyramidal. So B is fourth one. So B is fourth one, so only this is matching, that means this is the answer. Let us go for the third one also now. It is टेट्राफ्लोरोबोराइड आयन. सो अगर हम इसका देखेंगे तो सीधे मेरे सब इट इज़ ए टेट्राहेड्रल. सो बोरान का जो है 3 एम्पियर इलेक्ट्रॉन्स है, 3 + ये 4 एंड -1 +1 सॉरी. सो इट वुड बी डिवाइडेड बाई 2, सो 4 3 7 +1 इज 8/2, सो इट वुड बी 4. इट वुड बी sp3 हाइब्रिडाइजेशन. ये +1 मैंने कौन सा लाया है, चार्ज ऑफ द एनायन जो है वो मैंने लाया. अनपेयर ये जो है 4 मोनोवैलेंट एटम्स है, 3 इसकी वैलेंसी है, डिवाइडेड बाई 2. तो अगेन दिस निकल कम्प्लेक्स यहाँ पे टेट्रासाइनो निकल कम्प्लेक्स मेरे हिसाब से सीधी बात है, स्क्वायर प्लानर होता है ये. तो यू कैन फाइंड इट आल्सो दैट. So that means the option second is correct. Now 76 मेरे हिसाब से जो क्वेश्चन नंबर 76 है, बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछा गया था. यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे ट्रांसब्यूटीन अपॉन ट्रीटमेंट विद ब्रोमीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड गिव्स द फॉलोइंग प्रोडक्ट. आपको बताना है क्या यही प्रोडक्ट वो देगा कि नहीं देगा. इसके लिए यू शुड नो अबाउट द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स. यू शुड नो अबाउट द स्टीरियोकेमिस्ट्री रिलेटेड विद. इसके बारे में न्यूमैनस प्रोजेक्शन के बारे में आपको यू शुड नो अबाउट द न्यूमैनस प्रोजेक्शन, सहारस प्रोजेक्शन एंड फिशर प्रोजेक्शंस. तो और कैसे इनको हम एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट करते हैं उसके बारे में पता होना चाहिए. सी, आई कैन सॉल्व दिस. आई डोंट नो हाउ मच यू विल अंडरस्टैंड दिस, बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू लेट यू अंडरस्टैंड हियर. सी, ट्रांसब्यूटीन है यहाँ पे. सी हियर इट इज़ ट्रांसब्यूटीन. सो CH3, it would be H, it would be CH3 and it would be H. Now अपन ब्रोमीन जब इसमें ऐड करेंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड आपको पता है अंडरगोज एंटी एडिशन. ओके, एंटी एडिशन bromine ka it is added here it is formed cyclobromonium ion, and one bromine comes from this side, another bromine comes from this side. So what will be the product would be like this. It would be CH3, it would be CH3, यहाँ पे H, यहाँ पे H, ठीक है. तो यहाँ पे आ गया आपका एक ब्रोमीन और यहाँ पे आ गया आपका दूसरा ब्रोमीन. नाउ इसी का अगर हम न्यूमैनस प्रोजेक्शन अगर हम बनाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे जो ये बना है ना, दिस इज़ एन एननशियोमर, दिस इज़ वन ऑफ द एननशियोमर. अगर हम इसका न्यूमैनस प्रोजेक्शन बनाएंगे, वी कैन मेक इट इट्स न्यूमैनस प्रोजेक्शन. अगर हम इसका ब्रोमीन, ये जो है लेट सपोज ये आगे वाला फ्रंट वाला कार्बन है, उसमें जो ब्रोमीन है ये यहाँ पे है, क्लियर. यहाँ पे H है, यहाँ पे CH3 है. नाउ अगर ये जो ब्रोमीन है बैक, ये इसके बैक में है, एंटी में है, अगेंस्ट, क्लियर. ब्रोमीन आएगा यहाँ पे H और यहाँ पे CH3. सो एग्जैक्टली हमें जो है ये मिला है, क्लियर. सो दैट मीन्स स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट. ओके, नाउ
व्हाट अबाउट द स्टेटमेंट सेकंड अगर हम देखेंगे सिस ब्यूटुइन अपॉन ट्रीटमेंट विद अल्कलीन KMnO4 गिव्स फॉलोइंग प्रोडक्ट। सी सिस ब्यूटुइन अगर हम लेंगे यहाँ पे दिस इज CH3, दिस इज CH3, दिस इज H, दिस इज H एंड यहाँ पे इसको KMnO4 अल्कलीन KMnO4 ऐड करते हैं, इसको हम बेयरस रिएजेंट भी कहते हैं। तो सिस ग्लाइऑक्सिलेशन होती है यहाँ पे, तो व्हाट वुड बी द प्रोडक्ट, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे H, यहाँ पे H और यहाँ पे जो है ये आएगा OH और यहाँ पर जो है यहाँ पे भी आएगा OH। तो हमें एक मीज़ो कंपाउंड मिलेगा। क्या मिलेगा? मीज़ो कंपाउंड। और इस मीज़ो कंपाउंड अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे इसको एज पर द न्यूमैनस प्रोजेक्शन, क्या ये यही बनता है एग्जैक्टली, क्या ये यही है कि नहीं है? आई कैन शो यू दिस। लेट अस सपोज मैं इसको ऐसे लाऊंगा, ठीक है। तो इफ़ आई एम टेकिंग दिस ऑक्सीजन OH ग्रुप हियर, देन H यहाँ पे है और CH3 यहाँ पे है। इसका जो इक्लिप्स्ड वर्जन है यहाँ पे जो है लेट अस सपोज ये आ गया OH, ये आ गया H एंड ये आ गया मिथाइल ग्रुप। ओके, तो इसी को अगर हम इक्विवेलेंट बनाएंगे तो ये बन जाएगा ना ऐसे OH CH3 H। तो इसको हम रोटेट करेंगे, यहाँ पे स्टैगर्ड फॉर्म में लाएंगे इसको, ये OH, ये H और ये मिथाइल। अब देखो क्या यही बन रहा है? यस, सो एग्जैक्टली इट इज लाइक दिस वन, मीन्स दैट दिस इज आल्सो करेक्ट। सो बोथ आर करेक्ट, सो बोथ आर correct here. So both statement first and statement second are correct, so that means option first is the correct option. Now question number 77. तो क्या है? The following reaction sequences and choose the correct option. You have this is the sequence here and you have to choose the correct option. K and L, K and L are geometrical isomers. K and L are enantiomers. M and N are geometrical isomers. M and N are stereoisomers. Let us solve this question. So this is pH triple bond CMe. Okay. Now what you are going for, hydrogenation आप कर रहे हो palladium oblique charcoal से. So this is the Lindlar's catalyst. So what it does, Lindlar's catalyst जो है हाइड्रोजनेशन करेगा। तो what we are getting C double bond C, there would be a methylation, there is a methyl group, there is a phenyl group, here there would be hydrogen and there would be hydrogen। पार्शियल हाइड्रोजनेशन होगी और C एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा तो हमें हमारा जो है ये सिस प्रोडक्ट बन जाएगा। क्लियर? सो दैट मीन्स दिस इज आवर K। ओके, नाउ यहाँ से क्या हो रहा है, से हम सोडियम ओब्लिक लिक्विड अमोनिया इसमें डाल रहे हैं। तो आपको पता है हाइड्रोजनेशन होगी तो लेकिन वो जो है ट्राइनस हाइड्रोजनेशन होगी। सो वी गेट C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे pH, ओके, और यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे हाइड्रोजन एंड यहाँ पे हाइड्रोजन, और ये दिस वुड बी द L। सो अगर हम ये दो देखेंगे K और L को, अगर हम देखेंगे K और L को K और L जो है दे आर हैविंग डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, मीन्स दैट दीज आर cis and trans isomers, they are actually the geometrical isomers. So K and L are geometrical isomers. So first option is the right option. So this is correct. यहाँ पर आप रुक सकते हो इसको आंसर देने में, लेकिन चलो हम बाकी जो है ऑप्शंस को भी एनालाइज कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे HBr और बेंजोइल पेरोक्साइड यूज़ किया गया है, HBr और पेरोक्साइड यूज़ किया गया है, कार्श इफेक्ट यहाँ पे लगेगा। तो यहाँ पे जो एंटी एडिशन ऑफ HBr होगा तो पर हम देखेंगे कहाँ पे ऐड होगा हाइड्रोजन, विच सो यहाँ पर भी एक ही हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी एक ही हाइड्रोजन है। लेकिन अब जो है हमें क्या देखना है, व्हेन first the bromine is getting added, when bromine gets added we should get a free radical which is maximally stabilized. So free radical हमें कहाँ पे generate होगा, तो radical should get here generated and then the hydrogen will add here. So the product would be PH C H H C Me H and Br. This would be the product. ओके, लाइकवाइज अगर हम यहाँ पे HBr ऐड करेंगे, सिंपली HBr ऐड करेंगे तो ये मार्कोव-निकाउस एडिशन दिखाएगा। तो फर्स्ट हाइड्रोजन विल गेट एडेड हियर in this double bond and will generate a more stable carbocation. So carbocation generation will be means that positive charge will be generated, positive charge
will be generated here, okay, because it is more stabilized carbocation. So means that यहाँ पे जो है ये H, PH और BRB यहीं पे आएगा और यहाँ पे H, Me और यहाँ पे H आएगा. क्लियर? ठीक है. सो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ N एंड दिस इज़ M. क्लियर? तो क्या लिखा है? K and L are enantiomers. They are not enantiomers. Okay. M and N are geometrical isomers. M and N geometrical isomers नहीं है. Okay. Now M and N are stereoisomers. यहाँ पे पॉइंट दिया गया है कि M and N जो है ये stereoisomers है. क्या ये stereoisomers है? नहीं. They are also not stereoisomers. Because यहाँ पे अगर देखोगे इस कार्बन पे मिथाइल हाइड्रोजन ब्रोमीन है और यहाँ पे इस कार्बन पे हाइड्रोजन, मिथाइल और हाइड्रोजन है. सो दे आर नॉट स्टीरियोआइसोमर्स आल्सो. दीज ऑल द ऑप्शंस आर रॉन्ग. क्लियर? सो दैट मीन्स द ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट. So let us go for question number 78. The complex which has facial and meridional isomers is. आपको पता है facial meridional किसके पास होता है? जो Ma3B3 टाइप होगा. अगर आप यहाँ पे देखोगे Ma3B3 टाइप पहला वाला ही खाली एक है. It is pyridine, three pyridine ligands and 3 chlorine ligands. So this first option is the correct option. Now 79. Identify the reaction which give aniline as the major product. तो aniline कौन major product है? अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे जो है ये मिलेगा हमें CH2NH2. So this is not aniline. So that means this is wrong. और यहाँ पे आप देखोगे ये this is Hofmann's bromamide reaction. Hofmann's bromamide reaction में हमें definitely aniline ही मिलेगा यहाँ पे जब हम बेंजामाइड को लेंगे. सो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन. नाउ अगर हम नाइट्रोबेंजीन को सोडियम बोरोहाइड्राइड से रिड्यूस करेंगे तो क्या वो यहाँ पे अमीनो ग्रुप देगा? नहीं देगा, बिकॉज इट इज़ नॉट सो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट. और यहाँ पे जो है अगर हम एस्टाएनालाइड जो हमारे पास है, एस्टाएनालाइड को अगर हम दिस एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे, डेफिनेटली दिस वुड ब्रेक, इट वुड गिव एसिटिक एसिड एंड एनिलीन एंड इट वुड बी means that this would D part, B part and D part would be the answer. B and D. So second part is the correct option. Now question number 80. सिंपलेस्ट क्वेश्चन. अगेन मैं कहूँगा सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन है. पूछा गया है बायोमोलिकुलर्स में, वाइटामिन के रिलेटेड है. वाइटामिन ए आपको पता है, हम 8th से पढ़ते आ रहे हैं कि वाइटामिन ए जो है कैरेट्स में पाया जाता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लाइकोपीन. क्लियर? सो यहाँ पे ए को 4th ऑप्शन आएगा. ए को 4th ऑप्शन आपको यहाँ पे देखना है कि यस 4th ऑप्शन कौन सा है? ए को 4th ऑप्शन, यानी इन दो में से कोई एक करेक्ट है. ठीक है? तो बी विटामिन B12 इज़ प्रेजेंट इन मीट. ओके. सो बी इज़ फर्स्ट. तो यहाँ पे तो आ गया, इसका मतलब है ऑप्शन सेकंड इज़ द करेक्ट ऑप्शन. चलो और एक देखेंगे, विटामिन ई, टोकोफेरॉल. हाँ, अगर हम देखेंगे विटामिन ई जो है ऑयल्स में पाया जाता है. ठीक है? सो इट वुड बी इन सनफ्लावर ऑयल. सो सेकंड ऑप्शन. एंड लास्ट वन विटामिन के तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में पाया जाता है, तो डी वुड बी थर्ड. क्लियर? सो विटामिन के ग्रीन लीफी वेजिटेबल. सो इट वुड इज सेकंड पार्ट इज द आंसर. नाउ वन मोर क्वेश्चन, सिंपलेस्ट क्वेश्चन फिर से कहा गया है. क्वेश्चन नंबर 81. पी ब्लॉक एलिमेंट्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है ऑक्साइड्स के बारे में. द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द अंडरलाइंग एटम इज. आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इनमें करेक्ट है जिनका डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट है उस एटम का जो अंडरलाइंड है. तो अगर P4O10 की बात करेंगे, P4O10 अगर हम इसका 4 टाइम्स X लेंगे प्लस ऑक्सीजन का लेंगे हम, ऑक्सीजन का -2 है, इट इज़ इक्वल टू 0. सो 4x विल बी इक्वल टू 20. x वुड बी 20/4. सो इट वुड बी +5. सो इसका तो है +5. इसी तरह मैं इसका लिखूँगा अब सीधे, इसका तो है +6 और इसका है -2. लेकिन ये जो +5 से आ गया है +6, सो वी हैव टू गो फॉर ए डिक्रीजिंग ऑर्डर. सो दिस इज़ नॉट एन ऑप्शन. सो अगर हम इसका देखेंगे, इसका है +5, इसका है +3, इसका है -2. सो यहाँ पे अगर आप देखोगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है तो इस वक्त इसका मतलब है ये ऑप्शन करेक्ट है. लेट अस चेक दीज आल्सो. इट वुड बी +4 है, +3 है और +6 है. दिस इज़ रॉन्ग ऑप्शन. और इसी तरह यहाँ पे जो है +3, यहाँ पे है +7 और यहाँ पे है +3. सो दिस इज़ आल्सो रॉन्ग ऑप्शन. सो ऑनली द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सेकंड. क्वेश्चन नंबर 82. द कंपाउंड दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द आइडियल कंडेंसेशन. देखो यहाँ पे जो है
this one is having an alpha hydrogen, this one is lacking an alpha hydrogen, this is an crossed aldol condensation. सीधी बात है. तो लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हमें बनेंगे यहाँ पे और हमें बताना है कि कौन सा प्रोडक्ट नहीं बनेगा यहाँ पे. अगर आप इसको लोगे तो ये अगर आप सेल्फ कंडेंसेशन इसको करोगे तो व्हाट वी वुड गेट, सी वी कैन गेट दिस. ओके, इसका अगर हम तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, है ना. तो ये जो है ऐसे इस पे अटैक करेगा तो व्हाट वी वुड गेट दिस. ये तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, वी वुड गेट दिस. ये तो यहाँ पे अटैक करेगा OH, सो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा. सो दिस प्रोडक्ट इज़ हेयर, यस दिस प्रोडक्ट इज़ हेयर. नाउ तो ये तो हुआ सेल्फ कंडेंसेशन की बात. अगर ये अब PH C डबल बॉन्ड O इसके साथ मिलेगा तो फिर ये यहाँ पे अटैक करेगा. व्हाट वी विल गेट, वी विल गेट CPH. ओके, दिस प्रोडक्ट. सो दिस इज़ आल्सो हेयर एंड ये इसी का जो है आइसोमर है. सी हेयर, दिस इज़ हेयर डाउनवर्ड्स फिनाइल, दिस इज़ अपवर्ड्स फिनाइल. सो दीज आर करेक्ट. सो लास्ट वन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इसने डबल बॉन्ड जो है क्रिएट किया है यहाँ पे. सो इट इज़ डिफिकल्ट हेयर टू मेक ए डबल बॉन्ड हेयर. सो डबल बॉन्ड विल बी हेयर ओनली. सो दिस इज़ द रॉन्ग ऑप्शन. सो मीन्स दैट दिस इज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. ओके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है. वी गो फॉर क्वेश्चन नंबर 83. Among the following the compound having conjugated double bond. सबसे easiest क्वेश्चन है, conjugated double bond किस में होगा, हेप्टा 1,3-diene. सीधी बात है, 1,3 तो कंजुगेटेड होगा, 1,4 तो कंजुगेटेड नहीं होगा, 1,5 भी कंजुगेटेड नहीं होगा, 1,6 भी कंजुगेटेड नहीं होगा. अगर हेप्टा 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 3, दे विल बी कंजुगेटेड. क्लियर? This and this would be 1 and 4 will not be conjugated, 1 and 5 will not be conjugated, 1 and 6 will not be conjugated. So it will be the first option is the correct option. Okay, now let us go for question number 84. अच्छा, oxidation of para-nitrotoluene. See, you are having para-nitrotoluene. Okay, para-nitrotoluene. तो एस्टिफाइड KMnO4 से जब आप इसको ऑक्सीडाइज करोगे तो सीधी बात है कि मिथाइल ग्रुप विल गेट कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप. ओके, नाउ ये क्या बताता है, गिव्स एन एसिड दैट इज स्ट्रॉन्गर दैन द बेंजोइक एसिड. यस, श्योरली यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप है, सो इट इज स्ट्रांगली एसिडिक. नाइट्रो ग्रुप एट द पैरा पोजिशन विल इंक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ हियर बिकॉज नाइट्रो ग्रुप इज एट द पैरा पोजिशन. when it will release hydrogen as H positive, it will generate a resonance stabilizer to conjugate base. So that is why it is a stronger acid. So first statement is correct. Number second, reduction of para-nitrotoluene. Now para-nitrotoluene is there and we are reducing it by 10 oblique HCl. So nitro group is changing into amino group. Okay, nitro group is changing into amino group and gives an amine. ठीक है, that is more basic than aniline. सीधी बात है, अगर हम aniline को लेंगे, ओके, aniline को लेंगे, this is a weaker base compared to para-aminotoluene. Para-aminotoluene is a stronger base than aniline. Why so? Because there is a methyl group at the para position. It is releasing electrons towards this benzene ring and increase the electron density on the nitrogen and hence increase its basicity, and that is why it is a stronger base compared to the aniline. Likewise, first statement जो है, it is a stronger acid than the benzoic acid. This para-nitrobenzoic acid is a stronger acid than benzoic acid. Why so? I can say here the para-nitrobenzoic acid is a stronger acid than the benzoic acid. Why so? Because on release of H positive ion, the conjugate base formed it will be highly stabilized because of the electron withdrawing inductive effect of the nitro group. Let us go for question number 85. Again, the simplest question asked in DI block elements. That is the properties of the KMnO4. When KMnO4 is heated at 513 Kelvin, it will form
it will form a green paramagnetic species. That green paramagnetic species is K2MnO4. Okay, so KMnO4 को जब हम हीट करते हैं at 513 Kelvin, we'll get K2MnO4 और इसी का जो है कलर होता है green, and it is a paramagnetic species like this one. Here it is having 5+7 oxidation state. It is having +6 oxidation state. Okay, so now question number 86. 86 में क्या होता है जब हम टॉलिन को टॉलिन को हम क्रोमाइल क्लोराइड के साथ क्रोमाइल क्लोराइड ऐड करते हैं एंड कार्बन डाइसल्फाइड और उसकी हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं. क्रोमाइल क्लोराइड विल फॉर्म a chromium complex with this, and when it will form chromium complex with toluene, and it will undergo hydrolysis and it will form a benzaldehyde. Always remember, this is from the preparations of aldehydes. So now we are getting P, then this P is benzaldehyde. So now the first option, on treating compound P with saturated sodium hydrogen carbonate solution, basic effervescence is observed. So ये incorrect है. Basic effervescence will be observed when this would be, then when the compound P would be carboxylic acid, but it is an aldehyde group, so no effervescence will be produced. Compound P can be prepared by treating benzene with anhydrous AlCl3 and acetyl chloride. This is also wrong, because on treating benzene with acetyl chloride and AlCl3, it will give us S2-phenol, not benzaldehyde. So this is also wrong. On treating with bromine water, compound P gives a white precipitate. It will not give a white precipitate. White precipitate is formed only when there is a phenol and bromine water, and it will form 2,4,6 tribromophenol, and that is a white precipitate. So means that white precipitate will also be not formed here, because it will not react with the bromine water. Compound P is obtained by hydrogenation of benzoyl chloride. If you are taking benzoyl chloride, okay, this is benzoyl chloride, and you are going for it is hydrogenation, means that with hydrogenation by means of Lindlar's catalyst. Okay, surely this is Rosenmund's reduction. Okay, so you are getting what? You are getting benzaldehyde. So this is the correct option. So fourth option is the correct option. Okay, now 1:3 electrolyte in aqueous solution. 1:3 electrolyte means 1 ion, 1 cation, and 3 anions. Yeah, overall 4 ions are formed when it is dissolved in the solution. So which one is that? So this, it would be this one. So third part is the option. If you see this, it is NH3 3Cl. So एक तो ये complex ion ये वाला देगा 3 plus 3 Cl negative. So it would be 1:3 ion, 3 anion. So 1:3 electrolyte it is. So third option is the correct option. Now see again, ये जो क्वेश्चन है ambiguous क्वेश्चन है मेरे हिसाब से. क्वेश्चन नंबर 88, अगर आप यहाँ पे देखोगे, कंसिडर द फॉलोइंग schematic plots of orbital wave function against a distance from the nucleus. तो आपको क्या बताना है? द फिगर रिप्रेजेंटिंग 2 रेडियल नोड्स, जिसमें 2 रेडियल नोड्स हो गए इन द ऑर्बिटल एज, वो कौन सा है? सी रेडियल नोड जो होता है वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो 0 होती है. मीन्स दैट वेन एवर यू हैव टू फाइंड रेडियल नोड फ्रॉम ए ग्राफ, यहाँ पे ग्राफ दिया गया है साई वर्सेस आर, ठीक है. वेन एवर यू हैव टू फाइंड आउट द रेडियल नोड्स, यू सी वायर एवर दिस वेव फंक्शन बिकम्स इक्वल टू 0 और वायर एवर इट चेंजेस द साइन, दैट इज ए 1 रेडियल नोड. अगर आप यहाँ पे देखो कि कहीं पे भी ये जो वेव फंक्शन है अपना साइन चेंज नहीं करती है, तो यहाँ पे 0 रेडियल नोड्स है. अगर आप यहाँ पे देखोगे ये पॉजिटिव से आ रही है, ये दिस इज पॉजिटिव, एंड यहाँ पे जो है नेगेटिव क्रॉस हो रहा है, ठीक है. फिर से ये ऊपर जा रही है, यहाँ पे क्रॉस नहीं हो रहा है, मीन्स दैट देयर इज ए 1 रेडियल नोड. ओके, अगर हम इसी तरह यहाँ से देखेंगे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, मतलब यहाँ से एक रेडियल नोड, फिर से नेगेटिव से पॉजिटिव, यहाँ पे जो है दूसरा रेडियल नोड, ठीक है. तो फिर यहाँ से एग्जैक्टली सेम आ रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ पे जो है 2 रेडियल नोड्स इसमें है. क्लियर? अगर आप डी वाला देखोगे ना, सी हियर, यहाँ से पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, यहाँ पर तो एक रेडियल नोड बन गया. ओके, वेव फंक्शन यहाँ से 0 से स्टार्ट हो रही है. इसका मतलब है ये 3 जो वेव फंक्शन है ये एस ऑर्बिटल्स की वेव फंक्शन है, और ये जो है पॉसिबिलिटी एल इज़ नॉट इक्वल टू 0 यहाँ पे, दैट इज़ वाई इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0. सो इसलिए यहाँ पे ये कंसिडरेशन करना कि यहाँ पे एक नोड है, दैट इज़ नॉट राइट. सो 0 से आगे अगर देखना है कि अगर इसने जो है अपना जो है साइन चेंज किया है, तो दैट इज ओनली 1 टाइम इट इज चेंजिंग इट साइन. सो दैट मीन्स देयर इज आल्सो ओनली 1 रेडियल नोड. सो सी पार्ट इज द आंसर. ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 89. इसमें तो श्योरली देयर इज एन एम्बिग्यूटी.
इन दिस क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोलैरिटी। अगर हम पोलैरिटी की बात करेंगे ना, सबसे ज़्यादा पोलैरिटी जो है वो एस्टोन की है। अगर इसका डायपोल मोमेंट हम देखेंगे, एस्टोन का डायपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा होता है, क्लियर। लेकिन सी पार्ट अगर हम देखेंगे, सी पार्ट सबसे ज़्यादा कोई भी यहाँ पे आपको सी पार्ट नहीं मिलेगा। इसका मतलब है डायपोल मोमेंट के एतबार से हमें नहीं जाना है। नाउ वी कैन लुक फॉर इंडिविजुअली इफ़ यू टेक एसिटिक एसिड, ओके। तो यहाँ पे एसिटिक एसिड अगर आप देखोगे, देयर इज़ ए ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड, सो यहाँ पे इट इज़ हाईली पोलर, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, it there are two polar bonds, okay, so there is highest polarity will be of the D, so D option is, but here it is D option is on first, थर्ड एंड फोर्थ आल्सो। नाउ विच कम्स सेकेंड। अगर हम सेकेंड की बात करेंगे तो यहाँ पे अगेन जिसमें OH ग्रुप होगा उसकी पोलरिटी सबसे ज़्यादा होगी, तो दैट इज़ एन इथाइल अल्कोहल, सो इट वुड बी बी। सो डी के बाद जो है बी, तो यहाँ पे इन दो में आ रहा है डी और बी। अब इसका तीसरा जो है वो अगर हम देखेंगे ईथर जो है, डाईथाइल ईथर और एस्टोन, एस्टोन इज हैविंग हायर पोलरिटी, सो इट वुड बी डी बी एंड देन इट वुड बी सी, डी बी C and then it would be A. So fourth option is the correct option. Now the last question of this chemistry portion, the highest occupied molecule or after neon molecule. So neon आपको पता है 10 इलेक्ट्रॉन से, 10 + 10 would be 20 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे वो है 1s2 सिग्मा 1s सिग्मा एस्ट्रिक 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा एस्ट्रिक 2s2 सिग्मा 2pz2 pi 2px is equivalent to pi 2py, so it would be 2, it would be 2. Likewise pi asterisk 2p x equivalent to pi asterisk 2py, so it would be 2 2 and sigma asterisk 2pz, so it would be 2 4 6 8 10 12 14 16 18 and 20. So last two electrons will be in sigma asterisk 2p z orbital, so the fourth option is the correct option, okay. Sigma asterisk 2p, so highest occupied molecular orbital हमें बताना है, वो होगा sigma asterisk 2p is the right answer. So with this we have completed this. Hope you have understood this. If you have understood this well and you feel my analysis is good, better or best, whatever you feel it, please do share your comments and do follow and subscribe my YouTube channel.